मोदी 2.0 एक साल कितना कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। मौजूदा दौर में कोविड महामारी और लॉकडाउन से बदहाली के अलावा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं। लेकिन कौन से अनुभव ज्यादा हैं, ये इस वक्त चर्चा का विषय है, क्योंकि ये जानना अहम हो जाता है कि प्रचंड बहुमत से दूसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में क्या हासिल किया और अब उसकी चुनौतियां क्या हैं। बतौर प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सामान्य हालात होते तो वो देश की जनता के बीच होते और उन्हें देशवासियों के दर्शन का सौभाग्य मिलता। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में वो अपने पत्र के जरिए जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। अपने पत्र में पीएम ने लिखा कि 2019 में आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। इस एक साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। उन्होंने आगे लिखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर देश आज सामाजिक जो है वो विकास को लेकर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों का भी जिक्र पीएम ने अपने पत्र में किया। पीएम ने लिखा कि पिछले एक साल में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो और नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सभी उपलब्धियां सभी को स्मरण है। और इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले और बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति और नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है। कुल मिलाकर अपने पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र की ओर से चलाई गई योजनाओं के साथ उन बड़े फैसलों का जिक्र किया जिन पर काफी वाद विवाद भी हुआ। लेकिन देशहित में केंद्र की मोदी सरकार उन फैसलों पर अडिग रही, कायम रही। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के पहले साल को उपलब्धियों से भरा बता रही है, तो आज चर्चा इसी पर कि कितना कमाल, बेमिसाल रहा सरकार का ये साल और अब मौजूदा परिस्थितियों ने कितने बदल दिए हैं हालात। कई मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स के जरिए डाल लेते हैं उन चुनौतियों पर जो इस वक्त मौजूदा सरकार के सामने है। मोदी सरकार 2.0 का एक साल हो चुका है, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां, जिनमें आर्थिक संकट के तौर पर अगर बात की जाए देश की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो लगातार गिरती जा रही है, जीडीपी ग्रोथ जो तेजी के साथ गिर रही है और अपनी 11 साल के सबसे निचले स्तर पर है, उसे किस तरीके से सरकार जो है वो सामान्य स्थिति में लेकर आएगी। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही थी और 2019-20 में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 4.9% पहुंच गया। सरकार ने लगाया था राजकोषीय घाटा कम रहने का अनुमान। सरकार के अनुमान के अनुसार 3.8% ये घाटा रहना था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हुआ। 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है वो काफी कम था। तो इकोनॉमी में 2009 की मंदी जैसा माहौल छाया हुआ है। 2008 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई हुई थी और अब उसी तरीके के हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सरकार के सामने खड़ी है। भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति इस वक्त बेरोजगार है और कोरोना काल में 27.1% बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। अप्रैल में 9 करोड़ लोगों का रोजगार छिन चुका है और इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस सेक्टर में 29 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा बना हुआ है। तो आर्थिक संकट के साथ साथ बेरोजगारी की दर जो है वो भी बड़ी चुनौती के तौर पर जो है सरकार के सामने खड़ी हुई है। सामरिक चुनौतियां भी सरकार के सामने यहाँ पर कई हैं। इसके अलावा अगर बात करें सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने राजनीतिक चुनौतियों की, तो वो भी कम नहीं है।
तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल जो है वो पूरा हो गया है। आज ही के दिन 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपने बतौर प्रधानमंत्री होने की शपथ ली थी और दूसरी बार सरकार का गठन किया था। दूसरी बार गठन जो है वो भी जोरदार तरीके से हुआ था। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार जो है केंद्र में बनी थी और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। ये तो उपलब्धि थी ही, लेकिन अब जो एक साल का वक्त गुजर चुका है, अरसा गुजर चुका है और इस एक साल में कितनी ज्यादा चुनौतियां और सबसे ज्यादा अगर बात करें मौजूदा हालात की तो ये कितनी सारी चुनौतियों को साथ लेकर आया है। इसी पर करेंगे चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अनिल गोयल बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लोकेश भिवाड़ी आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर के आर्या अर्थशास्त्री हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा गिल वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के नेता अनिल गोयल से बात करना चाहूंगी और उनसे यही सवाल करना चाहूंगी कि उपलब्धियां तो सरकार गिनवा रही है, लेकिन पिछले एक साल की नहीं पूरे 6 साल की उपलब्धियां जो है बीजेपी इस वक्त गिनवा रही है। क्या पिछले एक साल में अब लगता है कि सरकार ने उतना कुछ हासिल नहीं किया है, जितनी ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई हैं और शायद यही वजह है कि पूरे 6 साल को लेकर के मोदी सरकार जो है इस बार जनता के बीच उतरी है? कायनात की सही बात तो यह है कि कोरोना जैसी महामारी फैलने के बाद जिस मजबूती के साथ इस सरकार ने खड़े होकर के और सबको साथ लेकर के जनता को विश्वास में लेकर के जो लड़ाई लड़ रही है, ये विश्व में इसको काबिले तारीफ माना जा रहा है। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो हम 117वीं रैंक पर हैं। अमेरिका पहली या दूसरी रैंक पर है। आज अमेरिका की हालत क्या है और भारत की हालत क्या है देखा जाए तो निश्चित तौर पर जमीन आसमान का अंतर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर स्थिति कोरोना के मरीजों की अनिल जी, आप कंपैरिजन किस बात को लेकर कर रहे हैं कि वहां पर मरीजों का आंकड़ा ज्यादा है या फिर इस बात को लेकर कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम जो है मरीजों की संख्या के मामले में बहुत पीछे हैं? कई इसके दूसरे कारण हो सकते हैं यहाँ पर संख्या कम होने के। कायनात जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इस सब के बावजूद भी कम संसाधनों के होते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सारे हिंदुस्तानियों का हौसला बढ़ाते हुए सबको साथ लेकर के आगे बढ़े हैं, ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। और ऐसी विकट परिस्थिति में भी देश हमारे साथ खड़ा है, देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री देश के साथ खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से इसको कब्जे में करने के लिए, काबू में करने के लिए लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है, इस सब परिस्थिति के अंदर भी चाहे चीन आंख दिखाए, उसकी आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान उसकी आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर पीछे रहने का मतलब नहीं है और देश पूरी तरीके से आगे बढ़े। और जो अभी आप रोजगार की बात दे रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल और वोकल को करके स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान किया है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटे छोटे व्यापारी, दुकानदार, ये सब लोग काम करें, हम स्वदेशी अपनाएं और सब लोगों को रोजगार मिले। आज की परिस्थिति में लोकल को अपना करके, स्वदेशी को अपना करके हम देश को आगे बढ़ाएं और हम बेरोजगारी की समस्या खत्म करें। उन्होंने खुद बेरोजगारी को ध्यान में रखते अनिल जी, एक तरफ तो आप स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार इस बात की भी राह ताक रही है कि जो कंपनियां चाइना से अपना कारोबार समेटती हैं उन्हें भारत लेकर आया जाए और फिर उनके थ्रू जो है, उनके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को जो है नई जान दी जाए, उसमें जान फूंकी जाए। तो स्वदेशी फिर कैसे पड़ेगा अगर हम बाहरी कंपनियों को ही अपने यहाँ इस तरीके से आने का बुलावा दे रहे हैं, उनके लिए कितनी तरह की चीजें जो है उसमें ढील देते हुए जा रहे हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं और राह देख रहे हैं कि कब वो कंपनियां आए यहाँ पर प्लांट लगाएं। और दूसरी तरफ हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी को बढ़ावा दें। तो ऐसे में दोनों बातें अपने आप में कैसे पॉसिबल हो सकती है? कायनात जी, अगर विदेशी कंपनियां आएंगी, हिंदुस्तान में निर्माण होगा, मेड इन इंडिया उसका वो होगा। मेड इन इंडिया के होने वाले यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को। लोगों को जब रोजगार के अवसर मिलेंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी।
मेरा कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर निर्माण हो, देश के में अर्थव्यवस्था सुधरे, देश में रोजगार मिले, देश में रोजगार बढ़े, इन सब पर ध्यान करने में काम कर रहे हैं। और ये तो मानो सपोज करो चीन से होकर के कंपनी, अगर हिंदुस्तान में कंपनी आती है, चलिए हिंदुस्तान अनिल में जी, ये कंपनियां तो लगती हैं। भविष्य की बातें हैं और इस सब को लेकर के जो है मंथन भी होता है, चर्चा भी होती है और कयास कई तरह के लगाए जाते हैं। लेकिन अगर पिछले एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर जो सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर बीच में पहुंची है, तो उन उपलब्धियों में से मैं चाह रही हूं कि आप ऐसी कौन सी उपलब्धि को देखते हैं जो आप मानते हैं कि उसने सूरत ही बदल कर रख दी है। जैसे कि जयप्रकाश नड्डा कहते हैं कि सरकार ने पिछले 6 साल में जो हासिल किया है, उसने जो 6 दशक तक कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, उसको एक तरीके से कवर कर लिया है, उसको पूरा करने का काम किया है। जो 6 दशक में वो नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार, वो 6 साल में हमारी सरकार ने कर दिया है। कायनाथ जी, अगर उसको हम गिनती गिने तो धारा 370, 3 तलाक, अयोध्या, राम अयोध्या मामला, ऐसे कम से कम 200 मामले ऐसे हैं जिसको की जो समस्या बनी पड़ी थी और समस्या लटकी हुई थी, और उस समस्या का उन्होंने समाधान करा। जो विदेश में के लिए लोग, पीड़ित लोग थे, उन सबको नागरिकता देना, ये सब कानून ला करके उन्होंने देश के का मान सम्मान बढ़ाया है। और आज निश्चित तौर पर पूरे विश्व पटल पर हिंदुस्तान को माना जाता है, हिंदुस्तान की बात को ध्यान से सुना जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि इस परिस्थिति के बावजूद भी जो लद्दाख के अंदर चीन कर रहा है, चीन उसके बाद में समझौते पर के टेबल पर आने को तैयार है। चीन ये बात कहने को तैयार है कि हम आपस में बैठ के समस्या सुलझा लेंगे। आप ये पूरे विश्व पटल में देखो कि चाहे किसी भी क्षेत्र में मामला हो, हिंदुस्तान कहीं भी पीछे नहीं है और हर जगह मजबूती के साथ में उभर कर सामने आ रहा है। और ये सब कुशल नेतृत्व का परिणाम है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने के कुशल नेतृत्व में ये सब हो रहा है, और निश्चित तौर पर देश सुरक्षित हाथों में है और देश आगे बढ़ रहा है। अजय वर्मा जी, आप कितने इत्तेफाक रखते हैं अनिल गोयल जी की इस बात से? कायनाथ जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना अपने बुजुर्ग महोदय को, और मैं एक बात बता दूं आपको कि इस देश के जो तमाशा राजा हैं, इनको तमाशे की आदत है। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, भारत ने 3 ट्रिलियन, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े हैं संसार के, हर चीज पर आप किसी पर डालेंगे तो निकलेंगे, झूठ नहीं निकलेगा। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका था। हमारी सेना संसार में 5वें नंबर पर पहुंची मानी जाती थी, और हमारा राष्ट्रीय स्तर भी संसार में 3रे और 4थे नंबर पर था हमारे देश की जो थी। और बेरोजगारी और इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इतने सक्षम थे कि संसार में हमारी उदाहरण दिए जाते थे। लेकिन कभी भी मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में, प्रत्येक वर्ष तो छोड़ दीजिए, 5 साल से भी अपना कोई ये नहीं बनाया कि हर साल की तरह तमाशा दिखाते हैं कि साहब इसको बनाइए, दिखाइए, बताइए। ये जरूरत उसको पड़ती है जो वास्तव में कुछ नहीं करते, जो शब्दों के जाल, बाण, वाक्यों के बाण, और हिंदुस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी और पूरी आंकड़े में आपको मैं बताऊंगा। असली आपसे वर्ल्ड हैप्पीनेस फैक्टर्स में हम संसार में 7 पायदान औसत के नीचे आ गए इन 6 सालों, 2014 से 2019 में। भूखमरी के कगार पर हम 15 पायदान नीचे खिसक के पहुंच गए। हम 116 नंबर में से 104 पे पहुंच गए, पहले 90 नंबर पे था। बेरोजगारी की अगर बात करी जाए, अब तो कोरोना तो अभी आया है, उससे पहले हम बेरोजगारी का सबसे उच्चतम स्तर 25 पॉइंट को छू चुके थे, और अब 27 पॉइंट कुछ आप दिखा रही हैं। 10-12 करोड़ नौकरी अभी चली गई हैं, और ये आपने बेरोजगारी का आंकड़ा है। महंगाई की दर सर्वथा उच्चतम स्तर पर हिंदुस्तान में पहुंच चुकी थी। ये मैं कोरोना काल से पहले के सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, मेरे आंकड़े नहीं है, ठीक है। महंगाई दर, अब आप आ जाइए संसार के उसमें कि आपकी हैसियत क्या है। आप हर चीज में तो हिंदुस्तान में, आपको ये बताइए, हिंदुस्तान के उस बेरोजगार को, हिंदुस्तान के उस आम गरीब को, हिंदुस्तान के उस माइग्रेंट लेबर को, हिंदुस्तान के मध्यम वर्गीय व्यापारी को, हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी को 370 से, 3 तलाक से, या राम मंदिर से। राम हमारे पूजनीय, हमारे दिल में है, वो श्रद्धा है, वो विश्वास है, वो कभी खत्म नहीं कर सकते। और सर्टिफिकेट मत दीजिए, राम भक्ति का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता जिसके दिल में राम रहते हैं। क्या मिला इस आम जनता को, मुझे बताएंगे गौर करके? किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए।
कुछ नहीं मिला सिवाय बेरोजगारी, सिवाय नौकरियों का जाना, सिवाय अर्थव्यवस्था का खराब होना। हर तिमाही पे अर्थव्यवस्था नीचे चली जाती थी। भारत का आकलन संसार में आज तक पिछले 6 साल में अगर हिंदुस्तान में कोई भी बाहर से कंपनी आई हो, मुझे बता दीजिए कोई बड़ी। तीसरी बात, जो आदमी अपनी पहले 2014 से पहले एक वास्को डिगामा साहब कहते थे कि हम एफडीआई को 1% नहीं बढ़ने देंगे, हम 49 से 48 से 49 कर रहे थे। साहब जो है तमाशा राजा जो है 100% एफडीआई ले आए। तमाशा राजा ने रक्षा के क्षेत्र में 48% से 74% एफडीआई कर दी कोरोना काल के इस पीरियड में। ये भी इनकी एक उपलब्धि है। हमारा नंबर अब अगर आप देखा जाए तो अब हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं कोरोना में कि कोरोना में हमारा मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो 5th नंबर पर है। पहले हमारा आंकड़ा जो है मार्च में 50वें नंबर पर था। अब हमारा आंकड़ा जो था कोरोना में 8वें और 9वें नंबर पे पहुंच गया है। मरीजों का संक्रमण का जो आंकड़ा है वो, ये भी वर्ल्डोमीटर और आईसीएमआर WHO कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। दयावान सरकार के शासक ने जब ये कहा 22 मार्च को, आप ट्विटर पे उठाइए और टीवी पे देख लीजिए, आपके टीवी ने भी दिखाया था कि भाइयों बहनों मित्रों, हम 21 दिन में इस कोरोना की चेन को तोड़ देंगे और देश से कोरोना भगा देंगे, आपका सहयोग चाहिए। जनता ने पूरा सहयोग दिया, जनता ने पूरी चीजें सुनी। उसके बाद जब कोरोना 2 लाख पहुंच गया आप करीब और मरीज की जो है मौतें हो गई 5000 से ज्यादा, तो आप कह रहे हैं आप कोरोना के साथ रहना सीख लीजिए। चलिए हम सीख लेंगे, क्योंकि तमाशा राजा कह रहे हैं हमसे, हम सीख लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान की प्रत्येक सड़कों के प्रत्येक स्टेट पे मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, आम आदमी का है, मुद्दा आम जनता का है। आज भी हर तरफ माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर, माताएं बहनें बच्चे सड़क पे दिखते हैं। आज भी 3 मौतें हो चुकी हैं रेल में। रेल मंत्रालय उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आंकड़ों से बाजीगरी ये लोग करते हैं। ये जनता सब जानती है, सब पहचानती है। मध्यम वर्ग का व्यापारी, छोटे वर्ग का व्यापारी, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आप कहते हैं हमने ये 20 लाख करोड़ का जो काल्पनिक बजट दिया, अर्थशास्त्री भी बताते हैं कि इसमें अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो 1 लाख करोड़ का केवल बजट था। 19 लाख की तो आपने वैसे ही लोन के नाम के विकास की घोषणाएं कर रखी थी, जो कभी दिखाई नहीं। ठीक है, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि पीछे हम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 22 दलों की एक मीटिंग हुई और जिसमें 70% हिंदुस्तान का विपक्ष मौजूद था। हमने 11 सूत्रीय मांग देश की सरकार को दी। सरकार विपक्ष का कोई सहयोग नहीं लेती है। विपक्ष कोई बात अगर कहती है उसको नहीं मानना। सरकार अपनी मनमर्जी, अपनी तानाशाही, अपनी डिक्टेटरशिप अंदाज में चलती है। चलो इनका अंदाज है, इनका स्टाइल है, हो सकता है हिंदुस्तान, मुझको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा विकसित देश हो गया, विकास की दर बढ़ गई है। लेकिन जब हम कुछ कहते हैं तो कोई चीज मानने को तैयार नहीं होते हैं। आज ये पूछिए, इस कोरोना काल में 1 साल की उपलब्धियों की क्या जरूरत पड़ रही थी आपको इस संसार में? अमेरिका नहीं दिखा रहा, ब्रिटेन नहीं बता रहा, इटली नहीं दिखा रहा, चाइना नहीं दिखा रहा, लेकिन आप तो हैं तमाशा, आपको आदत है। अच्छा, अब अभी हमारे विद्वान बीजेपी के नेताजी कर रहे थे तुलना अमेरिका से, लंदन से, इंग्लैंड से। इनके हर छोटे बड़े बयानवीर हर चीज की तुलना पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इससे करते थे। अरे भाई, इसकी तुलना भी पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहे आप? इसको भी आपने हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? आप बनाते रहते हैं। क्योंकि इनके अभी पीछे कुछ वरिष्ठ चैनलों पे कुछ लोग कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान में बहुत हालत खराब है कोरोना की, हिंदुस्तान में बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान में बहुत लोग मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, मजदूर मर रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं। तो मैंने उठाया, मैंने जिक्र करा, मैंने चर्चा करी, एक नेशनल चैनल पे भी मैंने चर्चा करी थी कि भाई हिंदुस्तान में तो मरीजों को लड्डू, पेड़ा, किशमिश, काजू खिला रही है देश की सरकार। उन्हें रहने के लिए ट्रेनों से एसी से भेजा जा रहा है बिना किसी पैसे के, और उनके लिए मखनी दाल और पनीर की रोटी और नान उपलब्ध कराए जा रहे हैं ये भारत में, और बेरोजगारी खत्म हो गई है। ये केवल विपक्ष आरोपित करता रहता है, केवल विपक्ष आरोप लगाता है। मैं खत्म कर रहा हूँ, केवल खत्म कर रहा हूँ कि विपक्ष आरोपित कर रहा है भारत में कोई भूखा नहीं है, भारत में कोई मरीज सड़कों पे नहीं जा रहा है। ये चैनल गलत दिखा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को और देश की सरकार को, जब मानवाधिकार आयोग ने सवाल पूछे, मैं नहीं कह रहा, ये आप पूछ लीजिए, डांट डेल के देख लीजिए, तो सरकार के कान भी नहीं खुलते हैं। सरकार तमाशे में है कि 1 साल की उपलब्धि गिनाए, हम मीटिंग्स करेंगे,
ये कोरोना का इतना भयंकर रूप होता जा रहा है, इससे अभी भी समझने की जरूरत है। आप नकली किट चाइना से मंगवाते हैं, चाइना को झूला झुलाते हैं। आप नकली पीपीआई किट, वो टेस्टिंग किट की बात कर रहा था मैं, अब पीपीआई किट नकली आपके देश में बन रही है। गुजरात में आपने देखा ही था कि किस तरह से नकली वेंटिलेटर और आपने देखा। लेकिन उस गड़बड़ी को पकड़ा भी गया और उसको सुधारा भी गया। ऐसा जी जी, नहीं है सुन कि लीजिए ना। सरकार उस पर पूरी नहीं नहीं तरीके नहीं से नहीं, आंख मूंद फिर कर तो बैठी रही घुटनों है, पर हाथ बैकफुट पर पे आ हाथ जाते धरे हैं। बैठी रही। कायनाथ जी, हिमाचल के भाजपा अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो एक वीडियो वायरल हो गया था। ये तो वायरल हो गए हैं। सरकार कोई मौका कमाई का छोड़ना नहीं चाहती है हिंदुस्तान के हर स्टेट में, इस कोरोना काल में भी। और अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जनता सब समझदार है, सब जानती है कि सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है। बताए हमें कि कैसे कोरोना से कम होगा और कैसे हिंदुस्तान आर्थिक बिल्कुल, चुनौतियों को उसी दूर पर चर्चा करके। करने के लिए हम बैठे हुए हैं कि एक साल की उपलब्धियां तो गिनवा रहे हैं, लेकिन आगे का वक्त जो है वो किस तरीके से गुजरने वाला है, कैसी कायनाथ जी, कोई सरकार के उपलब्धि पास हो तो योजना है, गिनवाएं। उस आपके पर हम झूठे, जरूर ये बात इनके करेंगे। झूठे और भी कई आंकड़े हैं, हमारे कोई साथ उपलब्धि एक्सपर्ट भी नहीं है। बैठे हुए हैं, वो भी सवाल जरूर यहाँ पर उठाएंगे इस बात को लेकर के। लोकेश भिवाड़ी हमारे साथ, आपके प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लोकेश जी, दिल्ली केंद्र शासित जो है प्रदेश है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दूसरी बार बन जाना, वो भी उस वक्त में जब मोदी सरकार दूसरी बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में स्थापित हो गई, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रही। चुनौती भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए बनी रही। ऐसे में आप यहाँ पर एक साल को मोदी सरकार की कैसे देखते हैं? कितना ज्यादा सहयोग जो है यहाँ पर दिल्ली की सरकार को केंद्र की तरफ से मिल पाया? कितनी कार्य योजनाओं पर काम जो है वो हुआ है? और अभी मौजूदा हालात में जो है वो किस तरीके से तालमेल बना करके चल रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको आज जो कि पत्रकारिता दिवस है तो आपको शुभकामनाएं। उसके बाद जब हम बात करते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल की, तो मैं बिल्कुल उन सभी साथियों ने जो बात रखी, बहुत सारी बातों से अभी पिछले साथी ने जो बात रखी मैं सहमत हूँ। क्योंकि बीजेपी के साथी ने हमें बताया कि हौसला दे रहे हैं मोदी जी आंख में आंख मिला करके बात कर रहे हैं। जबकि एक्शन प्लान की अगर बात की जाए तो एक्शन प्लान जब हम देखते हैं तो मोदी सरकार के पास क्या है। हम आंख में आंख मिला करके अगर पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं, तो भैया एक्शन प्लान क्या है? अगर नेपाल, जिससे हमारी आज तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल हमारा वो पड़ोसी देश जिसकी बिल्कुल छोटे भाई की तरह अगर देखा जाए पिछली सरकारों ने अब तक रखा है, वो आज हमें आंख दिखा करके अगर बात कर रहा है भारत को, तो ये फेलियर किसका है? इस पर भी बात करनी होगी। उसके बाद बीजेपी के साथी ने बताया कि स्वदेशी और वो वोकल लोकल का जो फॉर्मूला मोदी जी लेकर के आए हैं, उस पर हम बात करें तो कितने बीजेपी के लोग, या खुद मोदी जी जब ये बात कर रहे हैं तो कितने उनके जो गाड़ियां हैं, उनकी जो पेन भी है वो भी मैंने किसी वेबसाइट पे, ट्रस्टेड वेबसाइट पे पढ़ा था कि 1,80,000 रुपए का वो पेन रखते हैं। वो जो चश्मा पहनते हैं वो कितनी महंगी है, और वो सारी इंपोर्टेड चीजें हैं। रोल्स रॉयस या फिर वो जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं जिसमें मोदी जी सफर करते हैं, वो क्या स्वदेशी हैं? तो ये सारी जो चीजें हैं इन पर भी बात करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ बात कर रहे हैं। और पिछले एक साल में नहीं, उससे पहले भी इन लोगों ने सिर्फ बात की है, उससे ज्यादा कुछ किया नहीं है। आत्मनिर्भर जब बनने की बात आती है तो अभी मजदूरों का कोरोना काल में अगर देखा जाए तो एक कोई हीरो मुंबई से आता है और वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए, जो एक आंकड़ा आया है कि 1 करोड़ रुपए में 15,000 से ज्यादा मजदूरों को घर पे पहुंचा दिया। और अगर बीजेपी की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो कितना सारा फंड पीएम केयर में आया है, उसको इन्होंने एक तो आरटीआई से हटा दिया, और कितने मजदूरों को घर पे पहुंचाया है। जिन मजदूरों को घर पे पहुंचा रहे हैं वो ट्रेनें गायब हो रही हैं, वो रेलवे मंत्रालय ये नहीं बता रहा है कि कितनी उसमें मौतें हुई हैं। एक फोटो किसी वेबसाइट न्यूज चैनल ने चलाया था कि जो मजदूरों को भेज रहे हैं उन मजदूरों में खाने के नाम पे ब्रेड और एक हरी मिर्च दी जा रही है। इससे ज्यादा बुरा टाइम अगर देश के लिए कोई होगा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कभी होगा। उसके बाद अगर उपलब्धियों की देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट पे बीजेपी सरकार ने उपलब्धियों, उन कामों से ज्यादा काम किया होगा। काम क्या किया है? सिर्फ योजनाएं लाए, कोई अपने किसी बीजेपी लीडर के नाम पे दीनदयाल अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या, तो ये बीजेपी की योजनाएं हैं जिनका कोई ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो क्या रिजल्ट है? इसका कोई रिजल्ट है नहीं। उसके बाद एक मैं घटना आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। हरियाणा की बात है, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई कि हरियाणा रोहतक के
हॉस्पिटल के बाहर हम हैं, इसमें पार्क के बाहर हैं, और वो एडमिट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना पॉजिटिव लोगों को एडमिट करेंगे। ये कितने शर्म की बात है कि बाकी बीमारियों से जो हमारे लोग हैं वो मर रहे हैं। लोकेश जी, ये तो हाल सभी राज्यों में, सभी अस्पतालों में एक जैसा ही था। दिल्ली के अगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहां भी तो अस्पतालों को पूरी तरीके से कोरोना से इलाज के लिए जो है पूरी तरीके से रिजर्व कर दिया गया था, और दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ठीक है, हरियाणा में भी कहीं पे होगा, लेकिन रोहतक पीजीआई है, वहां पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई प्रावधान इन लोगों को करना चाहिए था। रोहतक हमारे भिवानी से भी अगर कोई बीमार होता है तो ये तो लोग तुरंत उनको भेज देते हैं कि रोहतक रेफर कर दिया, और सिर्फ कहते हैं कि हम रेफर करेंगे, हम आपको एक रेफर की किट बना देंगे, आप रोहतक जाके इलाज करवाओ, जबकि भिवानी के डॉक्टर को पता है कि रोहतक एडमिट नहीं कर रहे। ये किसकी जवाबदेही है? वो मरीज मर गया, और उसके बाद कितने ही सारे हरियाणा में मरीज इतने मर गए होंगे अभाव में कि सुविधाएं हम लोगों के पास नहीं है। उसके बाद एक जो चीज है, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जो बात अगर बीजेपी कांग्रेस के साथी ने भी बताया, वो बहुत है कि बहुत जरूरी बात है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से आंकड़ों के द्वारा लोगों को मैनिपुलेट किया है, ये अब तक नहीं हुआ है। आरटीआई को अगर देखा जाए तो आरटीआई को कमजोर करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, जो आम आदमी के पास सबसे बड़ा हथियार थी। आज आरटीआई नहीं लगा सकते। जो कोरोना का जो फंड बनाया उसके ऊपर अगर कोई आरटीआई नहीं लग रही, कह रहे आरटीआई से बाहर की बात है। भाई वो पैसे किसने दिए हैं? वो पैसे देश के लोगों ने दिए हैं, और देश के लोग ही नहीं पूछ सकते कि वो कहाँ से कहाँ खर्च हुए, कहाँ नहीं हुए। क्या वो दोबारा से बीजेपी का कोई हेडक्वार्टर बनाने में खर्च होंगे? क्या वे सिर्फ कहीं से सरकार बनाने में खर्च होंगे? क्या होगा उन पैसों का? कोई नहीं पूछ सकता। चलिए, सवाल भी है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी हैं। आर.के. आर्य हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। आर्या जी, यहाँ पर आपने सुना कि राजनीतिक चश्मे से अगर देखें तो पक्ष विपक्ष अपनी तरीके के तर्क जो हैं रखते हुए सुनाई दिए हैं, दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये जानना चाहूं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं दूसरे कार्यकाल के इस पहले साल को, कितना सरकार ने यहाँ पर जो है वो हासिल किया है, और अब किस दौर में जो है हम पहुंच चुके हैं, और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में इस वक्त क्या है, तो क्या कहेंगे? पहले के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। पहली बात तो उसका रीजन ये है कि वो कंटिन्यूटी में था, और $5 ट्रिलियन का 5 जुलाई का जो बजट लास्ट टाइम पेश किया था वो 5 ट्रिलियन था 2024 में, और आज उसकी वैल्यू 4.2% आपके पास है, और 3% इन्फ्लेशन, 7% उसके साथ गुणा कर लीजिएगा तो 20 ट्रिलियन और जोड़ दीजिए तो इकोनॉमी का साइज निकल आया 310 ट्रिलियन। जो 5 ट्रिलियन का जो सपना है वो होगा 2029, पहले होना था क्योंकि इकोनॉमी स्लाइड कर रही थी, अब होगा वो 2032 में। लेकिन अरे जी, बीच में आपको टोकना चाहूंगी, पीएम ने जो राष्ट्र के नाम अपना पत्र संदेश दिया है उसमें एक बार फिर से ये प्रतिबद्धता जताई है कि 2024-25 में हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है वो बनेंगे। आप देख लीजिएगा कि 4.2% पर क्लोज हुई है 31 मार्च पे, और अब जो ग्रोथ 2021 के आने वाली है वो -5% आने वाली है, 9% का लॉस है। और उसके ऊपर अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ते हैं 3% का तो तब भी -1% का लॉस है, नेगेटिव में है। और ये जो रिसेशन है ये 1958 में जो रिसेशन था उसकी तरह का है ये, और जो 1970 का रिसेशन था उसमें भी ग्रोथ रेट पॉजिटिव थी, 2% थी। 1958 के अंदर एग्रीकल्चर का जो शॉक था उसकी वजह से रिसेशन था, क्योंकि एग्रीकल्चर 60% कंट्रीब्यूट कर रहा था उस टाइम। अब सवाल ये आता है कि हड़बड़ाहट में एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज करना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, वो अब छोड़ दिया है। और अभी ये सज्जन आपके बता रहे हैं कि अब उसको कर दिया है मेड इन इंडिया, और शायद इनको ये नहीं पता कि मेड इन इंडिया होगा तो बिकेगा ही नहीं और कंपनीज आएंगी भी नहीं, क्योंकि जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा। और मेक इन इंडिया पॉसिबल यूं नहीं था कि गवर्नमेंट ने जीएसटी को बड़ा फॉल्टी तरीके से लगाया।
जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के लॉस हुए और डीमोनेटाइजेशन से भी एमएसएमई को खतरा पहुंचा। उस एमएसएमई को जो खतरा पहुंचा उसको किया मुद्रा से कंपनसेट। मुद्रा से दे दिए 11 लाख करोड़, अब उसके ऊपर 60,000 करोड़ एनपीए आ रहे हैं। अब आती है अनएम्प्लॉयमेंट की बात। अगर यूपीए को देखें तो 3.5% अनएम्प्लॉयमेंट पे छोड़ के गए थे। कोरोना से पहले 8.1% थी और कोरोना के टाइम पर 27% हो गई है। रफली 14 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। जहां कहीं पर पहले आपको माइग्रेशन को स्टडी करना था वो आपने किया नहीं, और जिस तरह से भी लोगों को धक्का देना था आपने दिया। ये कह के कि हम उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और इस तरह की योजनाएं करके उनको बरकलाना और उस तरह से वोटों को ग्रैब करना और बाद में उनको गाड़ियों के नीचे कुचलना और मदर को बर्थ रास्ते में देना, और एक स्टेशन पे मदर लेटी हुई है और एक बच्चा उसकी चद्दर यूं खींच रहा है कि जैसे वो बेचारी जीवित है, उस बच्चे को पता ही नहीं है। तो ये वाला जो इतिहास है, अशोका ने जब कलिंगा पे युद्ध किया था तो उसके बाद वो बुद्धा का प्रचारक बन गया था। उसको भी ये नहीं पता था कि उसके हाथों जो है 3 लाख लोग मर जाएंगे, और रोटियां जो है ट्रैक पर पड़ी हुई है और वो गाड़ियों में गाड़ी आई है और वो उसके अंदर कुचल गए हैं, क्योंकि लोग जो है हाईवे पे जा रहे हैं और उधर से पुलिस उनको अंदर कर रही है। जब अंदर कर रही है तो झाड़ियां हैं और झाड़ियों के पास ट्रैक है। तो इसीलिए ये जो सज्जन बैठे हुए हैं गोयल साहब, इस एज में ये गलती ना करे तो मुझे लगता है ठीक रहेगा, क्योंकि मानवता को कुचलने का जो काम है वो केवल और केवल इस सरकार ने किया है। वो भी अपनी जिद की वजह से, किसी की बात ना मानने की वजह से, छोटी छोटी स्कीम चलाने से सोशियो इकोनॉमिक्स पे। अब आती है मुद्दे की बात। ग्रोथ जो है इंडिया के अंदर, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी कंपोजिशन है वो छोटे से लेकर बड़े तक जाती है। इतनी जाती है कि कई ऐसे हैं जिनकी 3 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम है, और कई ऐसे हैं जैसे जिनकी 25,000 रुपए सालाना इनकम है। मध्य प्रदेश के अंदर लेबर क्लास की इतनी इनकम है, इसीलिए 7-8 हजार कमाने के लिए वो शहरों में आते थे। अगर आपको माइग्रेंट वर्कर का पता नहीं चला तो जो बीजेपी की रूल्ड स्टेट थी, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा माइग्रेशन यहाँ आता है। क्या वो चीफ मिनिस्टर सोए हुए थे कि 30 लाख रुपए, 30 लाख वर्कर्स और लेबर जो है माइग्रेट हो रही है? क्या यहाँ पे कुचलने के लिए हो रही है? क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आपकी बिल्डिंग और आपके मेट्रोज और ये सब बनाएंगे और उसके बाद आप उनको रोटी नहीं देंगे और फिर वो वापस जाएंगे? क्या लगता था कि अगर 10-12 दिन के बाद लॉकडाउन लगा करते और ये आपके जहन में होता, क्योंकि आपके जहन में यही है कि वोटों को लेके मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर रूल करना है और फिर उनको चुग्गा डालना है, तो जरूरी बात है चुग्गा खाते खाते वो ट्रेन के नीचे आ गए। मेरी इकोनॉमिक्स क्या करेगी? मैं तो बिल्कुल टूटा पड़ा हूं। बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं, अच्छा घर पे लड़की पहुंच रही है 12 साल की, 800 किलोमीटर चल के दम तोड़ रही है, बंदे भूखे प्यासे हाथ तोड़ रहे हैं। अब कोविड से ये बिल्कुल, अभी भी लोग जो है रास्ते में अपनी जान जो है गंवा रहे हैं। गोयल साहब ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ डेथ बहुत हुई है, अगर इनको और आशीर्वाद देना है तो मैं दिलाता हूं कि डेथ का आंकड़ा जो है वो 4 गुना है। जो नॉन कोविड वाले केसेस हैं, जो डायलिसिस वाले केसेस हैं, जो आर्टरीज बाईपास कराने के लिए आ रहे हैं, उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही। और ये जो आपके दिल्ली के साथ जिक्र हरियाणा के अस्पतालों में दिल्ली के साथ बैठे हैं जयप्रकाश नारायण, इनके नीचे है, आज जो है 70 लाशें एक दूसरे के साथ बोरियों की तरह स्टैक की हुई हैं जयप्रकाश नारायण में, और 2 घंटे के अंदर उनको फना करना होता है।
और कल जो पंजाबी बाग का जो शवगृह था वहां पर लगभग 150-125 लाशें थी। तो ये दिल्ली का जो रिकॉर्ड है, दिल्ली ने क्या किया कि इनको फिसलाने के लिए गरीब जनता को आइए पानी मिल रहा है और आइए बिजली फ्री मिल रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है, और उसके बाद वो भीड़ जमा हो गई, और जब भीड़ जमा हो गई और उनको धक्का देकर बाहर कर दिया। और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि इनसे आप रेंट मत लेना और आप उनसे, और ये जो सज्जन बैठे हैं ये रोल्स रॉयल्स की बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को तो सिक्योरिटी रिस्क होता है, इस केजरीवाल ने तो किसी चिड़िया को भी नहीं मारा, तो इसको कौन सी सिक्योरिटी रिस्क है। ये तो कह रहे थे कि हम वैगन आर चलाएंगे, और वो जो है वो पुरानी थी 40-50 हजार की, अब किस गाड़ी पे वो घूम रहे हैं। चलिए रुकेश जी जवाब इससे जरूर चाहेंगे कि राजनीति तो अपना खेल खेल रही है, जनता को सिर्फ बातों की ही यहाँ पर कह सकते हैं कि चाशनी पिलाई जा रही है, लेकिन जब वक्त आता है कुछ करने का तो सभी राजनेताओं का एक ही रवैया होता है, अनदेखी का। बिल्कुल। अगर जो सर ने एक बात कही है कि बाहर से जो लोग आए और बहलाकर फुसलाकर बुलाए गए, तो मुझे लगता है कि सर आपको जानकारी है या पता नहीं, लोग सिर्फ ये एक भ्रमित करने की आपने बात कही है लोगों को कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के बाद लोग आए हैं। दिल्ली जो है, दिल्ली हरियाणा के आसपास ये जो गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर जो है, वहां पे जो काम है उसकी वजह से बाहर से हमेशा से लोग आते रहे हैं और आते रहेंगे। लेकिन ये जो बात मजदूरों को सुविधाएं देने की है, ये दिल्ली सरकार ने की है। और उसके बाद अगर आप इकोनॉमी को, वहां के बजट को, उन सारी चीजों को देखेंगे तो सरकार, दिल्ली सरकार फायदे में है इन सारी सुविधाओं को देने के बावजूद भी। उसके बाद जब कोरोना का ये मामला हुआ था, उसके बाद सबसे पहले योगी सरकार की तरफ से एक ट्वीट आया कि वहां पे हम लोगों ने बस भेज दी है आनंद विहार में और आप लोग आइए, हम छुड़वाने की व्यवस्था करेंगे। उस टाइम पूरा भगदड़ मचा, वहां पर लाखों हजारों लोग इकट्ठा हो गए, वो कंट्रोल नहीं हो पाया। अब इसमें बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया योगी सरकार के द्वारा। आप, मुझे नहीं पता आपने न्यूज चैनल देखा या उसको इग्नोर कर रहे हैं। लोकेश जी, यहाँ पर दोनों ही बातें निकल के सामने आती हैं। यूपी सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार ने ऐसे ही अपने लोगों को छोड़ दिया, मजदूर इस तरीके से इकट्ठा हो गए, अफवाह वहां से फैलाई गई और उनको सही तरीके से भेजने का इंतजाम जो है फिर यूपी की सरकार ने ही किया, बसें वसें भेज करके उनको उनके गंतव्य स्थान तक जो है रवाना किया गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुद्दे पर आ जाते हैं कि अगर पूरा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की बात की जाए तो आप इसमें कितनी उपलब्धियां देखते हैं और कितनी आप देखते हैं कि अभी चुनौतियां खड़ी हैं? उपलब्धियां, मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो अगर पूछा जाए, सोशल मीडिया पे मैंने कुछ दिन पहले लिखा फेसबुक पे कि मोदी सरकार के बताने के लिए कोई बातें अगर 4 भी बताई जाए तो वो कौन कौन सी है, तो कौन सी बातें हैं मुझे नहीं पता वो कौन सी बातें हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ बातें ही हुई है मोदी सरकार की तरफ से। ग्राउंड पे कोई भी योजना अगर लाने की बात होती है तो हर बार ही सरकार फेल होती है, चाहे वो नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो। ये लोग सिर्फ पता नहीं क्यों इतिहास में इनको दर्ज होना है, क्या करना है, लेकिन इस तरीके के बेतुके फैसले लेते हैं जिनकी कोई ना रूपरेखा इनके पास होती है, ना कोई आगे का प्लान होता है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, डैमेज को कंट्रोल कैसे करना है। अब जो हजारों प्रवासी जो मजदूर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो मर रहे हैं। वो अंबाला में थोड़े दिन पहले, 5-6 दिन पहले पुलिस ने पीटा क्योंकि वो लोग सड़क से जा रहे थे। भाई उनको भिजवाइए ना, आप, आपका काम है। सोनू सूद अगर कोई एक्टर काम कर रहा है और वो बिना किसी पद पर रहते हुए काम कर रहा है, दिल्ली सरकार काम कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप केंद्र सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को पहुंचाना। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो अभी भी जो लाखों मजदूरों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं वो रह रहे हैं, खाने की सुविधाएं हैं। यहाँ पर तो एडमिट की सुविधाएं नहीं है, खाने की तो बात ही क्या करें। जो बिल्कुल इमरजेंसी की हालत में है उनको एडमिट नहीं किया जा रहा। खाना तो वो 2 ब्रेड और उसके अंदर एक हरी मिर्च डाल करके कह रहे हैं कि गरो आत्मनिर्भर। अरे भाई, आत्मनिर्भर कितना बने आप? क्या आत्मनिर्भर बने? क्या है आत्मनिर्भर? बहुत शुक्रिया लोकेश भिवाड़ी जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अजय जी। फाइनली एक डिस्कशन, चूंकि समय का भी कम हो जाएगा, 40 हो रहे हैं। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जब 1 साल की उपलब्धि का जश्न मना ही रही है, ना इनको सरकार को कोई कोरोना के वॉरियर्स मनाना चाहिए था, तो आर्मी के नाम पर, कोरोना वॉरियर्स के नाम पर, पुलिसकर्मी के नाम पर, प्रेस और आप जैसे पत्रकारों के नाम पर जो दिन रात खबरें दिखा रहे हैं कोरोना से पता नहीं बचाव हो रहा है नहीं हो रहा है, और सफाई कर्मी और डॉक्टर और नर्स, इनका जश्न मनाना चाहिए था। तो मैं एक तो ये करूंगा कि चलिए इनका अपना पर्सनल शौक है, शासक है, इन्हें
मनाने का शौक है तो मनाने दीजिए, लेकिन ये एक ही साल की उपलब्धि करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी एक साल में मैं बता दूं कि एनपीए अगर 6 साल का कर रहे हैं जिक्र, तो 10,78,000 से ज्यादा लाख करोड़ रुपए जो है एनपीए की उस सीमा पहुंच चुकी, जो 14 में केवल 2,63,000 करोड़ रुपए थी। ये उपलब्धि सरकार की नंबर 1। दूसरी उपलब्धि है जिस सरकार की, और सुन लीजिए, अभी अपने परम मित्रों का जो भाग गए थे हिंदुस्तान छोड़कर, नीरव मोदी जी, मेहुल चोकसी जी, माल्या जी, 68,000 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने अभी माफ किया है और उन माइग्रेंट गरीब मजदूरों के खाते में केवल दिया है 7 रुपया रोज, यानी 210 रुपए महीना। दूसरी इनकी ये उपलब्धि। अच्छा, अब आप तीसरी और सुन लीजिए। 1954 में स्टील उत्पादन के क्षेत्र में भारत को तेल बनाया गया आत्मनिर्भर के लिए। 1956 में इंजीनियर क्षेत्र में आईआईटी बनाया गया। 1956 में मेडिकल साइंस के लिए एम्स बनाया गया। 1958 में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डीआरडीओ बनाया गया। 1964 में एयरक्राफ्ट उत्पादन के लिए हॉल बनाया गया। 1965 में खाद्य सामग्री क्षेत्र में भारत को निर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति को लाया गया। 1969 में स्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसरो बनाया गया। 1975 में कोल उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीसीएल बनाया गया। 1975 में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी बनाया गया। 1984 में गैस उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीआईएल गेल बनाया गया। 1990 में आईटी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर पार्क बनाया गया। ये लिस्ट तो और भी बहुत लंबी है। अगर मैं तो कुछ उदाहरण बताए हैं जो पीछे की 70 साल का हिसाब मांगते हैं और पीएम केयर फंड के लिए आईटीआई में भी निरंतर हिसाब नहीं बताते हैं। अब 2020 में इन्होंने क्या बनाया भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? केवल भाषण और जुमला। ये इनकी उपलब्धि है जो मैं इसको। चलिए अनिल गोयल जी, कई पक्षों की तरफ से कई सवाल यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं। कायनाथ जी, मैं फाइनल कर दूं जी, जल्दी से कि केवल भाषण और जुमला, माइग्रेंट लेबर सड़क पे, मजदूर मर रहा है भूख से, रोटी उसको नहीं मिल रही। और एक मीम चल रहा था आपके यहाँ आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक टाइप यूनिवर्सिटी पर कि भारत के लोगों, हिटलर ने जो कहा था कि भाई आप लोग को इतना परेशान कर दे, इतना निचोड़ दीजिए या इतना वो कर दीजिए कि वो रोटी खाने को ही विकास समझ ले। तो इस हिंदुस्तान की हालात भी यही होने जा रही है कि मनुष्य जो है और सब चीज तो भूल चुका है। यहाँ का जो माइग्रेंट लेबर, छोटा मध्यम वर्गीय, 1-8% की तो छोड़ दीजिए जो बड़े लोग हैं, यहाँ के लोग रोटी खाने को ही विकास समझ रहे हैं और सब चीजें तो भूल गए हैं। चलिए, अरब तो गोयल जी से इसका जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन सीमा गिल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीमा जी, आप किस तरीके से देख रही हैं मोदी सरकार 2 के इस पहले कार्यकाल को, और ये जो उपलब्धियां यहाँ पर सरकार अपनी गिनवा रही है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, उसे सुलझा लेने का मुद्दा हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने की बात हो, और जम्मू कश्मीर से धारा 370, 35A को हटाने की बात हो, इन सब चीजों को लेकर जो है सरकार अपने बड़े और कड़े फैसले को लेकर के आई है मैदान में और इन्हें उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन क्या आप मानती हैं कि उपलब्धियों से ज्यादा सरकार के सामने जो है विवाद भी हैं और चुनौतियां भी हैं? देखिए कायनात, अगर हम मोदी गवर्नमेंट 2 की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट के लिए बड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन एज ए कॉमन इंडियन के तौर पे मैं देखती हूँ तो मेरे लिए हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, उसके पेट भरने के लिए उसके पास रोटी हो और एक सिक्योरिटी जो उसके मन में हो, वो इस 1 साल में तो पूरी तरीके से मुझे लगता है उसमें कहीं भी कोई मुझे अचीवमेंट दिखाई नहीं देता। अगर 1 साल बीजेपी या मोदी सरकार अगर इसको सेलिब्रेट कर रही है तो हो सकता है उनके लिए बड़े मुद्दे हों, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए राम मंदिर उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर उसका पेट भूखा है तो राम का भजन भी नहीं कर पाएगा ढंग से। तो जब आप राम का भजन करने के लायक ही नहीं है तो आपके लिए मंदिर फिर बेकार है। आज जब कोरोना की व्यवस्था, जिस तरीके से हालात हैं कोरोना के टाइम पे, आप देखिए सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद पड़े हैं। गुरुद्वारों ने तो फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने जाके लोगों के बीच में लंगर बांट रहे हैं, लाखों लोगों को भोजन करा रहे हैं। बाकी सारे जितने धार्मिक संस्थान है या धार्मिक नेता है वो सब साइड में बैठे हुए हैं, किसी कहीं से कोई आग दिखाई नहीं देती। तो ये हमारे लिए एक नागरिक के तौर पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन 370 को जिस तरीके से देखते हैं उसको मैं बिल्कुल एकदम से नेगेटिव नहीं देती, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हैं, उससे बहुत डिटेल में डिबेट करने की जरूरत है। बट एज ए ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो इस 1 साल में
हम जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से देश की जनता ने पहले से भी ज्यादा मोदी सरकार को बहुमत देके सत्ता में बिठाया था, तो उसके हिसाब से मुझे लगता फेल हुई है। और सबसे खास जो उसमें मुझे लगता है कि आर्थिक मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से हो रही है और रही है पिछले 1 साल में, क्योंकि उसमें जिस तरह के इनपुट सरकार को लेने चाहिए थे बाकी क्या लोगों सीमा जी से। आप ये मानती हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से ये महामारी चल रही है, क्या इसका असर जो है वो सरकार के कामकाज करने के तरीके पर पड़ा है? इसकी वजह से सरकार पीछे आ गई है, या फिर पहले से ही जब शपथ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली थी दूसरे अपने कार्यकाल की, तभी से फैसले ऐसे लेने शुरू किए गए जिनका बहुत व्यापक स्तर पर जो है प्रभाव नहीं देखा जा सकता, या नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जिन्हें अब बताया जा रहा है बड़े अचीवमेंट के तौर पे? हाँ, क्योंकि कोरोना तो पिछले 1 क्वार्टर की परेशानी है, उससे पहले कोरोना कोई इशू नहीं था। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सरकार ने आर्थिक जो हमारी नीतियां हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी का ग्राफ डाउन जा रहा था, उस वक्त में आपको आर्थिक नीतियों पे काम करने की जरूरत है। तब आप राम मंदिर के लिए बात कर रहे हैं, आप बाकी तमाम चीजों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक नीतियों पे आपको जिस तरीके से एक्सपेंशन करना चाहिए उस पर आप बात नहीं कर रहे, किस तरीके से सोल्यूशन निकालने चाहिए उस पर किसी तरीके के कोई काम नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चूक हुई है। पिछले 1 साल में उनको पूरी तरीके से आर्थिक नीतियों पर फोकस करना चाहिए था। जिस तरीके से रोजगार कम हो रहे थे, हमारा इकोनॉमी का ग्राफ नीचे जा रहा था, सरकार को और ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए था। उनकी मुझे लगता है कि जो मानसिकता है वो बहुत नैरो दिखी मुझे। अनिल जी क्या कहेंगे इस पर? सरकार को जिन चीजों की तरफ ध्यान देना था उनकी तरफ से पूरी तरीके से आंखें मूंद ली गई। कायनात जी, सही बात तो ये है, आरोप लगाना बहुत आसान है। अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे, और इनका जैसे 100 रुपए 1 रुपए देते थे 15 पैसे पहुंचते थे, वही मामला ये हुआ कि बसें कहती 1000 बस बॉर्डरों पर खड़ी हैं और बसों के नंबर की जगह स्कूटर के, मोटरसाइकिल के और एम्बुलेंस के नंबर दे दिए। ये घोटालों से घिरे हुए कांग्रेस को सिर्फ अपने अंदर चीजें दिखाई नहीं देती हैं। आज महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर है, पंजाब और राजस्थान की क्या हालत है इनको पता है। अगर इनके पास कोई पॉलिसी है, कोई नीति है, तो वहाँ करके कुछ दिखाएं। आज तक कोई पॉलिसी नहीं दिखाई, कोई नीति नहीं बताई, काम करने का तरीका नहीं है कि भाई आप कोई सुझाव भी दें कि ये सुझाव है और ये कुछ करके दिखाएं। महाराष्ट्र के अंदर कितना बुरा हाल है। गोयल जी, आप कांग्रेस की पॉलिसी नीति पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी के पास में तस्वीर साफ है? कायनात जी, मैं सुन रहा था इसी तरीके से। अभी आम आदमी पार्टी का मेरा भाई जो कह रहा था कि दिल्ली के अंदर कोरोना में 1100 मरीज रोज आ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर लोगों को हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जगह नहीं है एडमिशन करने के लिए। बात बनाना बहुत आसान है, और जिस तरीके से भाई नेपाल की बात कर रहा है, चीन के बॉर्डर तक सड़क बनाने की हिम्मत करी है, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने करी है। सीमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सीमा जी। अब मेरी पूरी बात होने दो कायनात जी। अनिल जी बीच में बिल्कुल आपकी बात में जरूर लूंगी, लेकिन थोड़ा अभी क्योंकि बहुत देर से वो जुड़ी है हमारे साथ में, उनकी भी बात हमें लेनी है जी। मैं एक बात सुन लो, आप मुझे एक बताएं कि ये ड्रामा करते हैं, राजस्थान से बस बनाकर यूपी के बॉर्डर पर खड़ी करते हैं। कोटा में से जो लोगों को बुलाया, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, उनका 60,000 रुपए पर बस किराया। गोयल जी, मैं यहाँ राजनीति की बात कर ही नहीं रही हूँ, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। मैं सिर्फ सरकार के कामकाज की बात कर रही हूँ। सरकार कैसे कामकाज कर रही है और आगे उसको क्या करने वाली है, कैसे आगे बढ़ रही है, इसका रोड मैप क्या तैयार है? सीमा जी आती हूँ। गोयल जी मैं अनिल जी से पूछना चाहती हूँ, जो बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस को अपने टाइम को देखना चाहिए। भाई, इस देश की जनता कांग्रेस से परेशान थी, इसलिए तो आपको सत्ता में बिठाया, दूसरी बार प्रचंड बहुमत दिया था बीजेपी को। तो फिर उसके बाद आप ये कांग्रेस ने नहीं किया, जो कांग्रेस ने नहीं किया उसको भुगत रही है 10 साल। आप दूसरी बार में सत्ता से बाहर है। कांग्रेस पर आरोप जब लगाया है, जब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, मैं ठीक है, चलिए आर्या जी, तो मुझे मजबूर जवाब आर्या जी, क्योंकि सोल्यूशन प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। आरोप लगाया है कि वो झूठ का पुलिंदा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमें 1 मिनट दीजिए आर्या जी, जी और एक बात और बताएं। चलिए गोयल जी, ऐसा है जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि गोयल साहब तो वास्तविक दुनिया में रह नहीं रहे, वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं। मैं क्या कहूं, 9.5% ग्रोथ रेट था यूपीए का रिसेशन के बाद।
रिसेशन हुआ है 2008 में, और 2009-10 का जो ग्रोथ रेट है गोयल वो जी, सुन लीजिए अब। 9.5% है। ये आज का रेट जो है 4.2%, उसका आधा भी नहीं बैठता है। अगर ये जानते हो, आधा भी बैठेगा 4.5%। और जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनको भी कॉन्सेप्ट नहीं पता कि पब्लिक सेक्टर जब बनाए थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1980 के अंदर पर डे स्टील अथॉरिटी 1 करोड़ डेली लूज कर रहा था। इसीलिए क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस डिमांड करती थी, तो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए 1991 के अंदर। जब प्राइवेटाइजेशन के अंदर गए तो ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है वो स्टीप होनी चाहिए थी, एकदम स्टीप होनी चाहिए थी, परंतु 8% से 4.2% कर देना, ये जो बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट है, माइक्रो लेवल पर प्लीज करना, सौभाग्य और उज्ज्वला और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्वच्छता अभियान है तो ये अच्छे, परंतु पहले ग्रोथ को लेके जाओ। आर्य जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगी ग्रोथ आपको रिवेन्यू देगी। 7% का इन्फ्लेशन था, 9.5% ग्रोथ थी, 16% आपको नॉमिनल ग्रोथ रेट पर आपको सीधा टैक्सेस जो है कितना 16% मिल रहे हैं। आज आपको कितने टैक्सेस मिल रहे हैं? केवल 10% मिल रहे हैं। जीएसटी में आपका 1% जीडीपी का चला जा रहा है, टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो रहे। तो आप अपनी मन मर्जी से चलाओगे और उपलब्धियां बताओगे। और ये मैडम बिल्कुल ठीक बता रही है कि राम मंदिर में अब 5-7 हजार करोड़ होगा, जहां पर रोटी मिलने के लाले पड़ गए हैं। लगभग 5% लोग तो स्टारवेशन से मर जाएंगे। आप वो अब गांव में चले गए, आप उनको कैसे खाना खिलाओगे? तो इसके साथ ना आपको रोजगार का है, ना उनका फूड बिल्कुल। डिलीवरी का जब है। लोगों के सामने पेट भरने का सवाल बड़ा खड़ा हुआ है, उस वक्त यहाँ पर मंदिर में दान देने की बात आप उनसे कैसे कर सकते हैं? पोर्टेबिलिटी हो जाएगी। आर्य जी, अभी राशन कार्ड आप अभी राशन बांट देते, फिर अब तो राशन कार्ड ऑल इंडिया पोर्ट। वो तो ये बात हो गई कि लॉन्ग लिव द किंग, किंग इज डेड, राजा मर चुका है और लोग कह रहे हैं कि राजा जो है लंबी आयु प्राप्त करे। मजदूर लोग मर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम उनको राशन कार्ड ऑल ओवर इंडिया देंगे। अब आप हमें बताना कि जब वो आपके यहाँ लौट के आएंगे, जो मरुभूमि जो है, जिस लोगों के उन्होंने मकान बनाए, जिन लोगों के मेट्रोज बनाई, जिन लोगों की ये शानदार सड़कें बनाई, कर चुके हैं 2 साल पहले, जिसके ऊपर खून बह रहा है, और अब आपके यहाँ वो मजदूर आएंगे, वो अब नहीं आएंगे। विश्वास की जो बात सरकार करती है, कम से कम ये कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग का विश्वास सरकार ने खो दिया है। सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त में मौजूदा हालात में जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, इन चुनौतियों को भी देखें और सरकार के जो पिछले फैसले रहे उनको भी देखें, तो अभी कहाँ किस किस मोर्चे पर आपको लगता है कि सरकार के सामने अब बहुत बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हुई है और चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं पहले से, और किस तरीके से इसका खामियाजा सरकार भुगत सकती है? कायनात, सबसे पहले मुझे लगता है कि कोरोना के बाद जिस तरीके के हालात हैं, उससे अगर कोई सबक मिल सकता है किसी भी गवर्नमेंट को, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि केंद्र में अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें में कहीं कहीं कांग्रेस की सरकार भी है, तो सभी को ये सबक लेना चाहिए कि हमें सबसे पहले आंकड़ों को दुरुस्त करें। क्योंकि आज जो सबसे बुरी हालत एक गरीब आदमी की हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि सरकार के पास उस तरह के आंकड़े नहीं है कि वो हेल्प पहुंचाएं तो किसको पहुंचाएं और कैसे पहुंचाएं। दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनको जंग लग चुका है। अगर इनको सच में लगता है कि इस देश को आगे लेके जाना और कुछ बड़े अचीवमेंट करने हैं, उनको सेलिब्रेट करना है, तो इस सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स को मिलकर एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जंग लग रही हैं धीरे धीरे। लोग सिर्फ अपनी पावर को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है। उसमें एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हैं, जो अच्छे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरीके से सड़ चुकी हैं कि उनके बीच में जो अच्छे लोग हैं, काम करना चाहते हैं, वो भी उस तरीके से काम नहीं कर पाते। तो अगर सरकार को लगता है कि इस देश को नए सिरे से, क्योंकि कोरोना के बाद में हम बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं, तो जीरो पे जब आप आते हैं तो फिर दोबारा से आप कुछ नई व्यवस्थाओं को लागू कर सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारा सिस्टम
आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। देश की लोगों की मानसिकता इस तरह की है कि वो आपको मोरल तौर पे भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे ऐसे नए कायदे कानून बनाइए, ऐसी कुछ इम्प्लीमेंटेशन कीजिए उस लेकिन क्या उस प्रैक्टिस दिशा को। में आपको लग रहा है, जल्दी से चाहूंगी उसका नहीं, उत्तर दे दें, काम हो रहा है उस दिशा में जिसमें? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी भी कोरोना के 3 महीने के एक्सपीरियंस के बाद भी जिस तरह की सीरियसनेस सरकार की तरफ से दिखनी चाहिए, वो आप नहीं उसका दिखाई दे छोटा रही है, वो सा गंभीरता एग्जांपल मैं नहीं दिख बताती रही हूँ है कि जी। राजस्थान और यूपी में जिस तरीके से बसों को लेकर इन्होंने बिल्कुल सड़क लेवल की राजनीति की है, बिल्कुल, लोग चाहे मर रहे थे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी या की हो, सिर्फ दोनों सभी सब यहाँ पर सभी दोनों एक जैसे हैं। राजनीति ही कर रहे हैं। जो मुद्दे की बात है उस पर कोई अभी तक विचार जो है वो नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्र में सरकार गठन पर जो उत्साह एक साल पहले दिखा था 30 मई 2020 को, वो उत्साह और आत्मविश्वास कमजोर दिख रहा है। पार्टी दूसरे कार्यकाल के 1 साल के बजाय मोदी सरकार के 6 साल का जश्न मना रही है। ऐसे में साफ है कि सरकार के सामने इस वक्त उपलब्धियां गिनाने से ज्यादा चुनौतियां ज्यादा हैं, और केंद्र की मोदी सरकार देश को इन चुनौतियों से कैसे उबारती है, ये उसके सामने बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस महामारी से देश और दुनिया जूझ रहे हैं उसमें अनिश्चितता के बादल घने हैं और कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। सिर्फ उम्मीद है जिस पर दुनिया कायम है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।